हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। एक बार मैं बजरंग सीएमईएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ध्वनि से संबंधित। पिछले वीडियो ध्वनि से संबंधित अपलोड जो किए गए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और दोस्तों समझ में भी आए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये चीज़ पहुंच सके और वो भी सीएमईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सके दोस्तों। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के फैक्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो आप अपने नॉलेज में वृद्धि कीजिए सीएमईएस यूट्यूब चैनल के साथ और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। उनमें आने वाले विज्ञान से संबंधित पर्सन हमारे वीडियो में मिलेंगे और आपके लिए ये जो बताए जा रही वीडियो में विज्ञान से संबंधित आपको जितने फैक्ट बताए जा रहे हैं आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल और ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों। तो सबसे पहले अगर देखें तो हम ध्वनि की चाल, ठीक है, ये पहले शुरू क्लास में भी बताया था कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर रहती है दोस्तों, तो माध्यम पर निर्भर रहती है। किस पर? माध्यम पर निर्भर रहती है, अर्थात निर्वात में संचरित नहीं होती है। और ध्वनि संचरण का सही क्रम है, ये क्रम भी बताया गया था दोस्तों। क्या है कि ध्वनि तरंग का संचरण का सही क्रम क्या है? ठोस ग्रेटर देन द्रव्य ग्रेटर देन गैस, यानी सबसे ज़्यादा किस में संचरित होती है दोस्तों? ठोस में संचरित होती है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था, यहाँ पर ही इतना तो आपको ध्यान में होगा। और कोई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से ध्वनि यानी साउंड भाग फर्स्ट को वहाँ से आप देख सकते हैं, वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से। ध्वनि तरंग का संचरण का सही क्रम ठोस द्रव्य गैस, यानी सबसे ज़्यादा किस में संचरित होगी? ठोस में, उसके बाद किस में? द्रव्य, उसके बाद गैस, यानी निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं गमन कर सकती। अब देखें अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, लेकिन हम कुछ ठोस का ही यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, जिक्र कर लेते हैं क्योंकि क्या ऑप्शन दे देता है और किस प्रकार से है, कितनी होती है, ये चीज़ हमें जानना बेहद ही आवश्यक है क्योंकि इन फैक्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए दोस्तों कि ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में किस प्रकार से होती है। तो मैं यहाँ पर ये स्रोत जो माध्यम होता है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ध्वनि की चाल। ठीक है, यदि ठोस में से 4 ऑप्शन दे दें तब कौन सा चुने, तब इस लाइन से हमें दिक्कत उत्पन्न होती है। तो 4 ठोस के तो ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। तो स्रोत में सबसे पहले देखें तो एल्युमिनियम, दूसरा देखें तो निकल, एल, तीसरा देखें तो इस्पात या आप स्टील, चौथा देखें तो लोहा, पांचवा तांबा, कांच और सातवां आपका द्रव्य। ठीक है, ये आप 7 चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। 7 की विभिन्न प्रकार की जो ध्वनि की चाल होती हैं अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखें एल्युमिनियम में कितनी होती है? 64-20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर निकल में अगर देखें तो कितनी होती है दोस्तों? 60-40 मीटर प्रति सेकंड। इस्पात या स्टील में होती है 59-60 मीटर प्रति सेकंड और लोहा में होती है 59-50 मीटर प्रति सेकंड। तांबा में होती है 4700 मीटर प्रति सेकंड और कांच में होती है 3600 से लेकर 3800 मीटर प्रति सेकंड और द्रव्य में होती है 1200 से लेकर 1400 मीटर प्रति सेकंड। ये अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल दोस्तों क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं।
फैक्ट ये आप ध्यान में रखें कि आपसे डायरेक्टली ये पूछ ले कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ये ऑप्शन दे सकता है दोस्तों, ठीक है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि की क्या होती है दोस्तों, चाल होती है, ठीक है। फिर दूसरा देखें, यदि इनमें से आपको ये 4 ऑप्शन दे और फिर ये पूछ ले कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, एल्युमिनियम। यदि एल्युमिनियम आपको ऑप्शन नहीं दे दोस्तों, तो दिए गए 4 में से निकल, और निकल नहीं दे तो दिए गए ऑप्शन में से स्टील या इस्पात। देखें क्वेश्चन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है, कभी भी एग्जामिनर इन 2 ऑप्शन को नहीं देता है ऑप्शन में, तब दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या चुनते हैं, इस्पात या स्टील चुनते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखना, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होगा। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। तो इतना आप याद ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार है इसका मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। एक और ध्यान में रखें कि वायुमंडल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर आपसे ये पूछ ले कि वायुमंडल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो क्या करेंगे, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी ध्यान में रखना। अब दूसरा फैक्ट, ये सभी यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल होती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये सभी क्या होती हैं, ध्वनि की चाल होती है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखें आगे। अब क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार देगा, यहाँ से वो भी देख लेते हैं साथ में क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक, और साइंस में ध्वनि से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जानिए आप CMEAC यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिंक को शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक पहुँच सकें, वो भी अपनी तैयारी CMEAC यूट्यूब चैनल के साथ मजबूत बना पाए दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप शेयर ज़रूर कर रहे होंगे, अपने दोस्तों को जोड़ भी रहे होंगे दोस्तों। अब देखें इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन एल्युमिनियम, बी ऑप्शन लोहा, सी ऑप्शन इस्पात, डी ऑप्शन तांबा। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेंगे हम, एल्युमिनियम, ठीक है दोस्तों। यदि इनमें से एल्युमिनियम न देकर यहाँ पर आपको क्या दे दे कि कांच दे दे, तो फिर दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस में होगा, इस्पात या लोहा दोस्तों। तो देखो एल्युमिनियम, निकल और इस्पात, तब हम क्या करेंगे, इस्पात। ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़रूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये थी ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में, और वो भी किसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट इसका टॉपिक पढ़ेंगे, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। नंबर 1 ताप, यानी तापमान पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान में रखें, यहाँ से बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तापमान। तो अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे, यानी तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। यदि तापमान को बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब कितना, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। कितनी, यानी यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ेगा
तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ेगी, 0.61 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल होगी, देखो पहले हमने फैक्ट समझा, उस फैक्ट से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वायुमंडल में 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होगी दोस्तों, कितनी। अब हमें पता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर कितनी, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ता है तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि होती है। तो वायुमंडल में कितना बढ़ रहा है, यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर कितनी बढ़ेगी, यानी 0.61 इंटू 22 यानी 1346 मीटर प्रति सेकेंड, या सॉरी 42 मीटर प्रति सेकेंड। हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1342 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। अब ये क्या है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ी हुई ध्वनि की चाल है, और 0 पर कितनी थी, 332, तो इसमें ये ऐड हो जाएगी 13.42, यानी कितनी हो जाएगी, 0.42 5 4 3 345.42 मीटर प्रति सेकंड वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से कोई भी माध्यम वहां पर आपको दे सकता है लोहा में, तो हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली ध्वनि की चाल हमें मालूम होनी चाहिए दोस्तों। ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और पहला जो इसकी कारक है, प्रभावित करने वाला कारक, ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें, दूसरा कारक है दाब, प्रेशर। ठीक, तो दाब से ध्वनि की चाल अप्रभावित होती है, अप्रभावित रहती है, यानी दाब से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं गिरता। इस फैक्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि यदि वायुमंडलीय दाब को दुगुना कर दें तो ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो क्वेश्चन देखो कि यदि वायुमंडलीय दाब को दुगुना कर दें तो ध्वनि की चाल होगी। ए ऑप्शन 664 मीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन 332 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन 164 मीटर प्रति सेकंड, डी ऑप्शन कोई नहीं। अब देखो इस फैक्ट से, यानी यहाँ पर क्या है, दाब से ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों, अप्रभावित रहती है। अब दाब से ध्वनि की चाल अप्रभावित रहती है, तो यहाँ पर कौन सा रह जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी थी, 332 मीटर प्रति सेकंड थी, तो 332 मीटर प्रति सेकंड ही ध्वनि की चाल रहेगी, यानी दाब से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दो फैक्ट हो गई कि तापमान और क्या है, दाब। तीसरा अगर यहाँ देखें तो प्रभावित करने वाले कारक में क्या होता है दोस्तों, तीसरा अगर देखें तो आर्द्रता। तो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। ये कुछ खास फैक्ट है नहीं। एक और रह जाता है कि अणुभार के क्या होती है ध्वनि की चाल, यानी वो गैसों में ध्वनि की चाल से संबंधित है। वो क्वेश्चन हम अणुभार निकालने के बाद ही करेंगे, और जो हमारा केमिस्ट्री का जो पोर्शन होगा वहाँ पर आपको करवा दिया जाएगा। तो ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक, तीनों कारक ध्यान में रखेंगे। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, दाब से ध्वनि की चाल अप्रभावित रहती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वायुमंडलीय दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी है, उतनी ही रहेगी, और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु का वेग भी
जिस दिशा में होगा उसी दिशा में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, अधिक हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये प्रभावित करने वाले कारक आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखें दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि ध्वनि और प्रकाश में हम अंतर टाइप से ही एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। बरसात की दिनों में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, जबकि बादलों की गर्जन बाद में सुनाई देती है। ये क्लास क्वेश्चन और बढ़ जाता है यहाँ पर दोस्तों कि बरसात के दिनों में बिजली की चमक यानी प्रकाश पहले दिखाई देता है और जबकि बादलों की गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्यों? तो उसका आंसर अगर देखें तो क्या होगा, कारण क्या है कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और जबकि ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आप यहाँ इनफेक्ट से भी आप समझ सकते हैं कि पहले कौन आएगा जिसकी चाल अधिक है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तब प्रकाश पहले पहुंच जाता है, ध्वनि बाद में पहुंचती है। तो ये कारण होता है बरसात के दिनों में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है, जबकि बादलों की गर्जन बाद में दिखाई देती है। एक प्रकाश और ध्वनि में अंतर ये भी होता है कि डोपलर प्रभाव किसके लिए लागू होता है, ध्वनि तरंगों में लागू होता है, ध्वनि तरंगों में लागू होता है। ठीक है, और एक मैंने बताया था विवर्तन, तो विवर्तन भी किस में होता है, ध्वनि तरंगों में ही लागू होता है, जबकि प्रकाश तरंगों में लागू नहीं होता। तो ये था दोस्तों हमारा ध्वनि से संबंधित ध्वनि वाला चैप्टर। आशा करता हूँ कि ध्वनि तरंग के बारे में आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखा है, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी अपने सेम जैसी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकें और अपने तैयारी को मजबूत बना पाएँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय हिंद।